चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त वाली चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी मॉडल तैयार करना चाहिए। कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। राजस्थान चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी है। आज चुनावी तिथि की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार का राज्य की सत्ता से जाना तय हो गया है। थोथी घोषणाओं के थंबों पर टिकी ये सरकार, जिसने भ्रष्टाचार को, जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देखिए, चुनाव आयोग तारीखों को पहले भी देता रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। हम उन सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं।
Congress party is totally confident on winning all the 5 states. We are going to form government in all the 5 states where the assembly election is going to be happen. तो चुनाव का ऐलान हो गया है और किस तरह से चुनावी घमासान है, यही जानने के लिए हम अपने 3 संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और अजीत हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से दोनों ही दलों ने दावा किया है, कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है वहाँ पर और दोनों ने ही दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी। किस तरह से आप वहाँ देख रहे हैं मुद्दों को देखते हुए और जो चुनावी लड़ाई है उसे देखते हुए? बिल्कुल रमा, चूँकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस नाते भी दोनों ही राज्यों के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की 1 महीने जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने की और समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में बड़ी सभा की। इसके बाद लगातार पिछले 11 महीने में जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री के 9 दौरे राजस्थान में हुए, उसको देख के हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कल्याण बहुत सारे बोर्ड उन्होंने बनाए, चुनाव आचार संहिता लगने से अंतिम दिन तक उन्होंने लगातार घोषणाएं की, तो कहीं न कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण चुनाव राजस्थान का है। क्योंकि पिछली बार का जो 2018 का जो चुनाव था उसमें सिर्फ 0.5% वोटों के अंतर से कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी थी। तो कह सकते हैं एक कड़ा मुकाबला पिछली बार जिस तरह देखा गया था, कहीं न कहीं एक अच्छा मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल सकता है। रमा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं भोपाल से। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो सियासी घटनाक्रम है और 2018 के बाद जिस तरह से वहाँ पर लगातार कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन जिस तरह से उसमें भीतरघात होता रहा और उसके बाद करीब 15 महीने के करीब ये सरकार चल पाई थी, 15 से भी कम ही टाइम था। किस तरह से अब देखते हैं दोनों दलों के सामने किस तरह की तैयारी है और किस तरह की चुनौतियाँ भी हैं? बिल्कुल रमा, देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो सियासी पारा जो है वो कई महीने पहले से ही चढ़ना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के तमाम अंचल जो हैं वहाँ से 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी वहाँ पर, जो कि करीब 1 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों से होते हुए भोपाल आई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज लीडर्स इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का काम किया, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया और कोशिश की कि चुनाव के पहले जो कार्यकर्ता हैं वो मोबिलाइज हो जाएं, वो सक्रिय हो जाएं, साथ ही जो योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन योजना के हितग्राही तक पहुंचा जाए और उनको जो है सरकार की तरफ उनको प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। कांग्रेस ने भी इसके जवाब में जन आक्रोश यात्रा जो है वो निकाली मध्य प्रदेश में। वो यात्रा भी कई मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में वो यात्रा चली। तो देखिए दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। हालांकि बीजेपी ने करीब 79 नामों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें कि 39 नाम की पहले लिस्ट आई, फिर 1 नाम की लिस्ट आई, फिर 39 नाम की लिस्ट आई। तो बीजेपी ने 3 लिस्ट अब तक उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। तो एक मानसिक बढ़त जो है बीजेपी मान के चल रही है कि उसे मिल गई, क्योंकि उसको उन्होंने पहले 3 लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कुछ जो छोटे दल हैं उन्होंने भी अपनी लिस्ट जो है पहली दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पिछला चुनाव जो था 2018 का चुनाव बहुत कांटे का चुनाव था, बहुत टक्कर का चुनाव था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और 4 निर्दलीय और 2 बीएसपी और 1 सपा को सीटें उनकी खाते में गई थी। तो 230 में से ये पूरा आंकड़ा था। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था वो बीजेपी को करीब 1.5% जो था वो ज्यादा मिला था और ये वोटिंग परसेंटेज जो दिखाता है कि बीजेपी के पास वोट तो ज्यादा थे लेकिन सीटें कम हो गई थी। हालांकि बाद में 2021 में
जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी की जो सीटें थी वो 127 पहुंच गई और कांग्रेस की जो थी वो 96 तक सीमित हो गई, और ये अभी का यहाँ पर जो आंकड़ा है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो जो गलतियां हुई पिछली बार वो ना दोहराई जाए, पूरे प्रदेश को मोबिलाइज किया जाए, पूरे प्रदेश में तमाम देखिए योजनाओं की यहाँ बाढ़ आ गई है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अभी कल तक उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे हर वर्ग को लुभाने का काम किया, हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया, हर वर्ग तक तमाम योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर लाडली बहना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि महिलाओं को जो है वो करीब 1250 रुपए अभी दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इसको 3000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सीखो कमाओ योजना है, इसके अलावा जो दूसरी जो योजनाएं चल रही हैं आम गरीबों के लिए योजना है। यहाँ पर देखिए हर समाज का जो जितने भी वर्ग आप सोच सकते हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो, चाहे वो ठेला लगाने वाले लोग हों, रेहड़ी लगाने वाले लोग हों, सबके लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका लाभ देने की कोशिश सरकार यहाँ पर कर रही है। तो कोशिश ये है कि हर वर्ग को लुभाया जाए और ये लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। हालांकि पहले ही बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लगातार चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें काफी तेजी आ गई है। हालांकि देखिए कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि तमाम घोषणाएं की थी, 5 सूत्री उन्होंने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे और हम महिलाओं को 1500 रुपए तक देंगे हर महीने। तो बीजेपी ने उसको पहले ही कर दिया है। यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है वो अब बहुत कम रेट में करीब 700-750 में मिल रहा है, और लाडली बहना योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपए में मिल रहा है। तो ये देखिए लगातार होड़ चल रही है यहाँ पर, और अब आगामी जब चुनाव की जब घोषणा हो गई, चुनाव होता है तो होड़ चलती है। आपसे बात करेंगे, मुरारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, इसका लाभ लिया जाए, इस पर पूरा फोकस करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मुरारी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दल उन मुद्दों को किस तरह से उठा भी रहे हैं। बिल्कुल रमा, यदि राजस्थान की मुद्दों की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सबसे प्रमुख मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 साल से जो गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन पर आरोप लगाते रही है, क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम होम मिनिस्टर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही खुद ही गृह मंत्री का भी कार्यभार उनके पास है, तो क्योंकि हर घटना जो भी घटना होती है उसके लिए जिम्मेदार निश्चित रूप से खुद रहते हैं। तो इसको लेकर जिस तरह लगातार पिछले बात करें पिछले 2-3 दिन पहले भी कुछ 2 बहनों ने आत्महत्या की थी। इससे पहले लगातार जिस तरह घटनाएं हुई है, एक जयपुर की अगर बात करें तो जिस तरह एक व्यक्ति की, एक लड़के की मौत के बाद लूटपाट का मामला रामगंज शहर में हुआ, तो उसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी से तमाम समाज के लोगों ने अशोक गहलोत सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया था। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पेपर लीक जो यहाँ के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हावी है। लगभग 19 पेपर हैं जो लीक हुए हैं, जिनसे लाखों की संख्या में जो युवा हैं उनका जीवन, उनका करियर इससे प्रभावित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक का जो मामला है उसको लगातार उठा रही है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत पर हावी होते रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस है उनके अंदर के खुद के अपने विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। जिससे कोटा में जो भरत सिंह उनके कांग्रेस के विधायक है वो लगातार अपने ही मंत्री प्रमोद जैन भाया जो खान मंत्री है उन पर लगातार चिट्ठी के जरिए, बयानों के जरिए लगातार हावी होता रहे। तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है और कानून व्यवस्था, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत पर लगातार हावी है। और कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं आम जनता में, आम लोगों के बीच में भी ये मुद्दे हैं जो फ्लोट हो रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी किस तरह इन मुद्दों को बनाती है और कांग्रेस उसका किस तरह जवाब देती है, ये आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने की बात होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मनोज सुराने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने घोषणा अब की है, लेकिन चुनावी घमासान ये माना जा रहा है कि कुछ महीने पहले से ही शुरू हो गया था। किस तरह से आप वहां पर ये लड़ाई देख रहे हैं और किस तरह से जो विभिन्न पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की जो रणनीति है वो क्या दिखाई दे रही है? आज तो औपचारिक तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा कर दी और चुनावी बिगुल बच चुका है, तो लेकिन इससे 1-1.5 महीने पहले से ही चुनाव की घमासान शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने तरीके से अपने पक्ष में लोगों को मतदाताओं करने के लिए लग चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही 1 महीना पहले
परिवर्तन यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन के मामले में अपना प्रचार किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप घोटाले के आरोप लगे हैं, शराब घोटाला है या फिर पीसीसी घोटाला, ये सारे भ्रष्टाचार और इसके मामले में राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हल्की सी दिखाई दे रही है। अगर पिछले 2018 के चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनके पास 71 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें और 3 छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो भी है उनके पास है। तो ये जो पार्टी पोजीशन अभी छत्तीसगढ़ में है, तो इससे लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया है, तो इसका भी एक थोड़ा कुछ इलाके में हमें असर दिख सकता है। अगर 2018 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटें जीती थी और 90 सीटें में से 15 सीटें जीती थी और उन्हें जो मत प्रतिशत हासिल हुआ तो 32.97 था। कांग्रेस ने 90 सीटें उतारी थी और उसमें 68 जीते थे, उनका मत प्रतिशत 43.04 था। और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो जोगी जी की पार्टी थी, उन्होंने 57 सीटें जीती लड़ी थी और 5 जीते थे। उनका अगर मत प्रतिशत देखा जाए तो 7.61 है। और बहुजन समाज पार्टी ने 35 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 2 जीते थे और उनका अगर मत प्रतिशत देखा जाए तो 3.87 था। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनके 2 सीट जीते थे। तो ये अगर 2018 की बात अगर कहें तो गत 5 साल में काफी परिवर्तन आया हुआ प्रदेश में। कांग्रेस के इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर काफी घेरने के लिए घेर रही है राज्य सरकार को। वो फिर शराब घोटाला हो या फिर अवैध कोयला का घोटाला हो, ये सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को घेर रही है। जी, आप बने रहे हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे। और आप जब अपना विश्लेषण दे रहे थे, आपने बताया कि जो चेहरों का चयन है, चुनावी चेहरों का चयन है, उसमें बीजेपी कुछ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वजह है कि जो कांग्रेस है, इस अगर होड़ कहते हैं उसमें चेहरों का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर इसे प्रक्रिया कहें तो सही होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, तो कांग्रेस के सामने किस तरह की दुविधा वहाँ पर आ रही है? देखिए रमा, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी ने कई अवसरों पे इसको प्रूव भी किया कि जो संगठन जो है वो कितना मजबूत है। मध्य प्रदेश में जब पहली सूची जारी हुई तो उसमें कई नाम ऐसे आए जो चौंकाने वाले थे। जब दूसरी सूची आई तो उसमें केंद्रीय मंत्री और कई सांसद जो थे उनको जो है विधानसभा का टिकट दिया गया, जो कि चौंकाने वाली बात थी। और इससे न सिर्फ विपक्ष यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी काफ़ी हद पर रह गए, चौंक गए। लेकिन देखिए, कोशिश ये है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो बड़े चेहरों को उतारा है, तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जब कोई बड़ा चेहरा जो है वो वहाँ का है और वहाँ का स्थानीय निवासी है या वहाँ का वो रहने वाला है, जब वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो वो सिर्फ अपनी सीट नहीं, वहाँ की आसपास की जो आसपास की सीटें होंगी विधानसभा की, उसमें भी उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। ये बीजेपी की रणनीति रही कि उन्होंने जो कई केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर उतारा है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें कि सांसद और केंद्रीय मंत्री भी है। कांग्रेस में समस्या यही, कांग्रेस अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं कर पाई है, कांग्रेस में अभी सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, कांग्रेस में कई गुट हैं, वो सक्रिय रहते हैं और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के लीडर हैं, हम अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
हम इनकी बात करें तो ये देखिए, ये सभी लोग क्या है, इनके अलग अलग क्षेत्रीय गुट होते हैं और सभी जब सूची बनती है, जब मीटिंग होती है तो सभी अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अरुण यादव जो कि मालवा से एक बड़ा नाम है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी नाम पिछली बार मुख्यमंत्री के लिए आया था, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवार के रूप में आगे आए, क्योंकि देखिए कांग्रेस में ये गुट जो है वो काफ़ी सक्रिय होते हैं, तो अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए सभी प्रयास करते हैं। इस कारण से अभी तक सहमति जो है वो आसानी से बन नहीं पाती है और इसलिए कांग्रेस की कोई भी सूची अभी जारी नहीं हो पाई है। एक बात और है, कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी मध्य प्रदेश में, उस जन आक्रोश यात्रा का ही कई जगह पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध किया था, जिनको लग रहा था कि उनका टिकट इस बार कट जाएगा। ये भी देखने में आया कि कई जगह पर अपनी ही पार्टी की जो यात्रा थी उसका विरोध देखने में आया और कांग्रेस को आशंका थी कि अगर वो पहले सूची जारी कर देती है तो जो जन आक्रोश यात्रा है, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के टक्कर देने के लिए निकाली गई है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर से ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में देखा है, जब पिछली बार जब टिकट जारी हुए थे तो हाथापाई तक की स्थिति जो है यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सामने आ गई थी। बहुत कड़ा विरोध जो है अलग अलग अंचलों में देखने को मिला था। तो कांग्रेस अभी तक लगातार दिल्ली में मीटिंग्स हो रही है, भोपाल में मीटिंग्स हो रही हैं, जो हाईकमान है उनके साथ बैठकें हो रही हैं, कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लेकिन आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि सभी लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, उन्हें सभी गुटों को खुश करना पड़ेगा और कोशिश होगी कि असंतोष ना हो। देखिए असंतोष सब जगह होता है, थोड़ा बहुत अभी बीजेपी में भी लिस्ट जारी हुई तो थोड़ा असंतोष हुआ, आपसे बात करेंगे, उन्होंने मैनेज कर लिया। कांग्रेस का जो असंतोष होता है बहुत मुखर रूप से सामने आता है। जी आपसे बात करेंगे इस बारे में भी। मुरारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुरारी, आपसे आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अजय द्विवेदी ने जिस तरह बताया कि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर विरोध दिखाई देता है। अगर राजस्थान की भी हम बात करें तो कांग्रेस का जो अंतर विरोध था कई मौकों पर खुलकर सामने आया है। क्या इन चुनावों में ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? बिल्कुल रमा, चूंकि आपने भी देखा होगा पिछले लगभग 3-4 साल से जिस तरह सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उन्होंने बगावत की, दिल्ली में जाके अपने कुछ विधायकों को लेकर बैठ गए, उसके बाद फिर से पार्टी फोल्डर में आए, फिर वो अलग से उनके विधायक बाहर आए। इस तरह लगातार जो टसल हम कह सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, निश्चित रूप से अभी बाहर मीडिया में वो चीजें नहीं आ रही, लेकिन सूत्रों के अगर माने जाए तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो पुरानी टसल है वो निश्चित रूप से लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह टिकट वितरण में सचिन पायलट के जो समर्थक है उनको कितना टिकट दिया जाता है, अशोक गहलोत कितना उन्हें स्पेयर करते हैं, उनके लोगों को कितना विधानसभा चुनाव में टिकट देते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम सभाओं में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में कमल ही एक तरह से पार्टी का चेहरा होगा और उसी के नाम पर कार्यकर्ता लोगों को अवेयर करे, जागरूक करे। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है तो चेहरों को लेकर निश्चित रूप से पहले एक बीच में बातें चलती रहती थी कि किस तरह कौन भारतीय जनता पार्टी में चेहरा होगा, वसुंधरा राजे होगी या और कोई व्यक्ति होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी तमाम सभाओं में कमल के निशान को पार्टी का चेहरा बताया है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काडर में एक स्पष्ट मैसेज गया है। लेकिन अभी कांग्रेस में किस तरह चीजें टिकट वितरण के दौरान निकल के आएंगी ये देखने वाली बात होगी और ये बड़ा रुचिकर दिलचस्प चीज होगा। रमा, बिल्कुल, कई दिलचस्प फैक्टर आप बता रहे हैं। विषय जो है इस पर काफ़ी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए।